तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2, जो कि हमारे साथ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। इसके आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने इस लेक्चर के पार्ट 1 में भी आपको मैंने बताया था कि हमारे साथ जो मैनेजर होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वो इफ़ेक्टिव तरीके से स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं और उस स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक जो है वो गोल्स को पूरा करते हैं। फिर इसके बाद हमने मैनेजमेंट के फंक्शन के हवाले से बताया कि हमारे साथ मैनेजमेंट के जो है बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें 1916 में जो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम हेनरी फियोल था, तो इन्होंने पहली मर्तबा मैनेजमेंट के फंक्शन के हवाले से बात की थी, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि किसी भी किस्म की मैनेजमेंट को अगर आप इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 काम करने होंगे। पहला काम ये करना होगा कि आपने प्लानिंग करनी होगी। दूसरा काम ये करना होगा कि आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होगा। तीसरा काम आपने ये करना होगा कि आपने प्रॉपर इफ़ेक्टिव डायरेक्शन देनी होगी। और चौथा काम आपने ये करना होगा कि चीज़ों को आपने अंडर कंट्रोल रखना होगा। तो ही आपकी मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव रहेंगी और तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में कामयाब होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है बजट। तो बजट को हम डिस्कस करेंगे और इससे हम फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ बजट? बजट किसे कहते हैं? आम तौर पर आप लोग जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो अक्सर औकात जो है आप लोग जो है ये बात करते हैं कि यार हम अपने बजट को कैसे जो है कम रख सकते हैं और कैसे हम जो है अपने जो सैलरी है इसी सैलरी पर गुजारा करते हुए पूरा महीना जो है वो गुजार सकते हैं। ठीक है, तो बजट के हवाले से आप लोग बातें करते रहते हैं। सो बजट क्या है? बजट असल में हमारे साथ एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जिसमें आप अपनी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसको कंसीडर करते हुए आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैंने आज सैलरी ली है तो आज से जो है मैंने सैलरी ली है तो आज से लेकर 30 तारीख तक जो है मैं किस तरह से इस सैलरी को जो है यूटिलाइज करते हुए इस पर जो है आसानी से गुजारा कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप जो प्लानिंग करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बजट कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन आपको बजट की दी हुई है, जिसमें कहते हैं कि अ रिटन फाइनेंशियल प्लान aimed at controlling the allocation of resources is called budget। बजट जो है ये हमारे साथ एक रिटन फाइनेंशियल प्लान होता है, जिसमें आपने बाकायदा से लिखा हुआ होता है किस मकसद के लिए, इसी मकसद के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं तो इसको कैसे सोच समझकर आप जो है सही जगह पर यूज़ कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस रिटन फाइनेंशियल प्लान को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। फिर इसी तरह से अगर और आसान इसको आप करके देखते हैं तो इसकी एक और आसान डिफिनीशन है कि कहते हैं कि अ स्टेटमेंट ऑफ expected expenses and revenue over a specific period of time। एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 30 दिनों के लिए जो है मेरे पास ये पैसे हैं, तो इन पैसों को इन 30 दिनों में मैं कैसे कैसे जो है आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ और ये अपने 30 दिन जो है कैसे आसानी से जो है इन्हीं बजट में जो है मैं गुजार सकती हूँ। तो इसके लिए आप जो प्लानिंग करते हैं, जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। बहुत ही आसान है और एमसीक्यूज भी इससे आते हैं। ठीक है, डिफिनीशंस आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखने हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा साथ दूसरा जो टॉपिक है उसको हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। बजटिंग बजटिंग जो है असल में ये वो प्रोसेस होता है जिसके दौरान हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो वो अमल जिसके दौरान हम क्या करते हैं, अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं
उसको कंसीडर करते हुए हम आने वाले दिनों के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। सो बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फ्यूचर ऑपरेशन बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कि ये वो अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो फ्यूचर गोल्स होते हैं तो उसके लिए हम प्लान करते हुए क्या करते हैं, अपने जो एक्चुअल रिजल्ट होते हैं उसको हम अपने प्लानिंग रिजल्ट्स के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो प्लानिंग हमने की है तो आया हमारे प्लानिंग के मुताबिक हमें रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। So a budget is a detailed plan that communicates these expectations, serve as the basis for comparing them to actual results. The budget show how resources will be acquired and used over some specific time interval. ठीक है, बजट क्या है, बजट असल में हमारे साथ एक डिटेल से बनाया गया प्लान होता है जिसके ज़रिए हम अपनी जो एक ख़ास टाइम पीरियड पर मुश्तमिल पीरियड होता है तो उस टाइम पीरियड के दौरान हमने अपने जो रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उससे कैसे हमने जो है भरपूर फ़ायदा उठाना है, या उस फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बेस पर कैसे आपने ये पूरा टाइम पीरियड को गुजारना है। तो इसके लिए आपने जो प्रॉपर प्लानिंग की होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। जी सर। जैसे कि हमारी जो हुकूमतें हैं, ठीक है, हमारी नहीं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है तो वो हर साल बजट पेश करती है ना, जिसमें उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक ख़ास अमाउंट जो है वो क्या की होती है, मुख्तस की होती है। और इस अमाउंट को मुख्तस करने का मतलब ही यही होता है कि इस पूरे साल के अंदर जो है इतने ही अमाउंट को हमने क्या करना होगा, यूटिलाइज़ करना होगा, इससे जो है हमने एक्सीड नहीं करना होगा या एक्सीड करने की कोशिश हमने इससे नहीं करनी। तो इसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बिल्कुल, रेवेन्यू भी आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं एट्रीब्यूट ऑफ एन इफ़ेक्टिव मैनेजर। अगर हम इफ़ेक्टिव मैनेजर की बात करते हैं तो इफ़ेक्टिव मैनेजर किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको आप लोग समझें। इफ़ेक्टिव मैनेजर से मुराद ये है कि ऐसे मैनेजर जिनमें हर तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हों। मतलब ये है कि उनको दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना आता हो, उनको जो है मुख्तलिफ़ स्किल्स आते हों, उनको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना आता हो, उनको जो है अपने एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है वो आता हो। तो ये सारी खसूसियात मिलकर क्या करती हैं, एक मैनेजर को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। सो एट्रीब्यूट ऑफ एन इफ़ेक्टिव मैनेजर, तो जो इफ़ेक्टिव मैनेजर होती हैं इसमें आप के पास क्या क्या खसूसियात आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट खसूसियत आपको इफ़ेक्टिव मैनेजर में देखने को मिलेंगी उसको हम लीडरशिप कहते हैं। मतलब ये है कि जो इफ़ेक्टिव मैनेजर होते हैं तो इनको लीडिंग करना आती है, ठीक है, इनको पता होता है कि कैसे मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना है, कैसे मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है लीड करना है, इनसे कैसे मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो पूरे करवाने हैं। तो इनकी जो लीडरशिप होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। दूसरी खसूसियत इनमें ये होती है कि इनके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तीसरी खसूसियत इनके पास ये होती है कि इनको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, इनको पता होता है कि किस तरह से मैंने लोगों के साथ बातचीत करनी है, कैसे मैंने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। चौथी खसूसियत इनमें आपको ये मिलेगी कि इनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ के बारे में इनको पता होता है कि इसको हमने कैसे करना है। इसके साथ साथ इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खसूसियत पाई जाती है वो ये होते हैं कि ये टाइम बाउंडेड होते हैं, मतलब टाइम को मैनेज करना इनको आता है। जो लोग टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं तो उनके लिए किसी भी किस्म के गोल को हासिल करना आसान हो जाता है, ठीक है, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों ना हो, वो उस टाइम मैनेजमेंट की वजह से उसको मुमकिन कर लेते हैं। इसके साथ साथ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि ये काबिल एतमाद होते हैं, ठीक है, लोग इस पर एतमाद करते हैं, लोग उनको फिर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, क्योंकि ये जो है इफ़ेक्टिव मैनेजर होते हैं इनमें वो तमाम खसूसियात पाई जाती हैं जो कि
एक बंदे को, इन्वेस्टर को चाहिए होती है। इसके साथ साथ डिलीगेशन जो ये करते हैं, अपने एम्प्लॉय जो है उनको डिलीगेट करते हैं, उनको जो है क्या करते हैं, सराहते हैं। इसके साथ साथ ये बताते खुद जो है डिलीगेटेबल होते हैं, मतलब इनको जो है डिलीगेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस होती है इनको अपनी खसूसियात पर, अपने स्किल्स पर जो है ये मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट होते हैं। और इसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ की ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी। ठीक है, तो ये वो तमाम खसूसियात होती है जो कि आपको एक इफ़ेक्टिव मैनेजर में देखने को मिलेंगी। क्लियर है? अच्छा जी, Yes, sir. अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर हम दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और जितनी भी नई चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग जो है असल में हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए हम जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी जो है उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम सेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए हमें जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। और इसके साथ साथ ये सारे ऑब्जेक्टिव हम कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो उस टाइम को शेड्यूल करना, ये हमारे साथ जिस अमल में आती है उस अमल को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। So the process of setting goals, developing strategies and outlining tasks and schedules to accomplish the goal is called planning। फिर इसी तरह से अगर हम प्लानिंग की क्लासेस की बात करें तो दो तरह की हमारे साथ प्लानिंग होती है। एक हमारे साथ ऑपरेशनल प्लानिंग कहलाती है, जबकि दूसरी हमारे साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, तो इसको हम अब डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग की। व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशनल प्लानिंग? जनरली अगर ऑपरेशनल प्लानिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ऑपरेशनल प्लानिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो प्लानिंग होती है जो कि हम रोज़मर्रा के जो काम करते हैं, रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो रूटीन बेस पर हम करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उन कामों को भी करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है ना। जैसे कि अभी आप लोग सब घर में हैं, ठीक है, आप जब क्लास लेने के बाद जब सोएंगे तो सोने से पहले आप लोग ये प्लान करेंगे कि इंशाल्लाह सुबह हमने जल्दी उठना है नमाज के लिए, नमाज के बाद फिर हमने नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद फिर हमने हॉस्पिटल के लिए निकल जाना है, हॉस्पिटल में फिर हमने अपने वही काम करने हैं। तो ऑपरेशनल प्लानिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसी प्लानिंग होती है जो कि शॉर्ट टाइम, शॉर्ट रेंज पर मुश्तमिल या शॉर्ट टाइम रेंज पर मुश्तमिल जो है प्लानिंग होती है, जिसमें हम रोज़मर्रा के जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सरअंजाम देने के लिए जो प्लानिंग करते हैं तो उसको हम ऑपरेशनल प्लानिंग कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन यहाँ पर आपको दी है कि शॉर्ट रेंज प्लानिंग दे डील्स with the day-to-day maintenance activities परफॉर्म एट यूनिट और डिपार्टमेंटल लेवल इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लानिंग। वही बात है जो कि मैंने अभी आपको एज अ एग्जांपल के तौर पर बताया कि ये हमारे साथ ऐसी प्लानिंग होती है जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। मतलब रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सोने से पहले आपने प्लान किया कि इंशाल्लाह मैं सुबह उठकर नमाज़ पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊंगी और फिर वहाँ पर जो है मैं अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दूंगा या दूंगी। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी शॉर्ट रेंज प्लानिंग है, ठीक है। और इसको हम यूनिट बेस पर या डिपार्टमेंट लेवल पर रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ये प्लानिंग करते हैं। इसी तरह से आपके पास जो दूसरी क्लास आती है प्लानिंग की, उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिस ये जो है असल में हमारे साथ एक विजनरी प्रोसेस होता है, ठीक है।
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ज़्यादातर जो मेजर लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है, ठीक है, उसको हम अंजाम देते हैं फॉर रीचिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और गोल्स फॉर फ्यूचर, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से मुराद ये है कि ऐसी प्लानिंग जिसको जिस पर अमल करने के लिए आपको एक लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो दरकार होती है। तो ऐसी जो प्लानिंग होती है इसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि आप लोग जब पोस्ट आर एन स्टार्ट करने वाले थे, तो पोस्ट आर एन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने प्लानिंग की थी कि हमने पोस्ट आर एन करना है, अपने जो डिप्लोमा है इसको जो है हमने डिग्री में कन्वर्ट करनी है, अपने जो स्किल है इसको हमने बढ़ाना है, अपनी जो नॉलेज है इसको हमने बढ़ानी है। तो इसके लिए आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है वो 2 ईयर्स है। तो ये 2 ईयर्स जो है ये एक लॉन्ग रेंज टाइम पीरियड है, तो ये आपका जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आ जाता है। तो एक ख़ास लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपने प्लानिंग की थी, जिस पर आज भी अभी भी आप लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अपने जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आप लोग जो है मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब भी हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें ये खसूसियत होती है कि ये हमें मंदरजा झेल सवालात के जवाबात जो है वो देती है। मंदरजा झेल जो जो प्रॉब्लम होते हैं उनके सलूशन जो है हमें बताती है। जैसे कि वेयर आर वी नाउ, मौजूदा जो हमारी पोजीशन है, मौजूदा जो हमारी स्टेटस है, तो वो क्या है, हम इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, हमें हमारे करंट स्टेटस के हवाले से हमें आगाह करती है। इसी तरह से वेयर डू वी वांट टू बी, हम क्या चाहते हैं। जैसे कि आपकी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि आप लोग पोस्ट आर एन करना चाहते हैं, तो पोस्ट आर एन ये आपकी एक डिज़ायर हो गई, फिर डिप्लोमा से डिग्री होल्डर बनना ये आपका दूसरा डिज़ायर हो गई। इसी तरह से स्केल को बढ़ाना 14 से 16 तक जाना ये आपकी तीसरी डिज़ायर हो गई। अभी आप लोगों का कौन सा स्केल है वैसे? 16 सर। 16। 16 है? जी सर। हाँ जी। नहीं सर, 16 तो पुराना, जब हम लोग डिप्लोमा कर रहे थे तब 16 था यार। नहीं नहीं जिन्होंने पोस्ट 16 है नहीं सर, नहीं जिन्होंने पोस्ट कर लिया जिन वो एक एनटीएस टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस के बुनियाद पे उनको 17 स्केल मिलता है। चाहे हम पोस्ट कर भी लेंगे तभी हम। तो पहली जो हमारे साथ जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये हमें ये बताती है कि हमें करंट स्टेटस का बताती है। इसके साथ साथ हमारे डिज़ायर स्टेटस के बारे में हमें बताती है कि हम जो चाहते हैं, हम जो पोजीशन चाहते हैं फ्यूचर में, उसके बारे में हमें गाइड करती है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ज़रिए हमें स्ट्रेटजीज़ का पता चलती है कि अगर हमारे कुछ गोल्स है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, तो उन गोल्स को आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज जो है वो आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ज़रिए मिलती है। और इसके साथ साथ हाउ डू वी इंश्योर वी विल बी देयर, और किस तरह से हम इस बात की यकीन दहानी कर सकते हैं कि जब हम इस प्लानिंग पर अमल करेंगे तो हम अपने गोल्स को हासिल कर चुके होंगे। तो इसके लिए ये आपको बताती है कि आपने मुसलसल प्लानिंग पर अमल करने के दौरान मॉनिटरिंग करनी होगी और सिस्टम को जो है अंडर कंट्रोल रखना होगा। तो तभी जो है आप अपनी प्लानिंग पर अमल करते हुए अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे, अपने गोल्स को जो है अचीव कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे साथ ऑपरेशनल प्लान वर्सेस स्ट्रेटेजिक प्लान के दरमियान कुछ कंपैरिजन है जिसको आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग को हम देखें, तो अगर टाइम के हवाले से देखें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये सेवरल ईयर्स से लेकर डिकेज पर मुश्तमिल होती है, मतलब बहुत सारे सालों, बहुत सारे टाइम पीरियड पर मुश्तमिल हमारे पास एक प्लानिंग होती है। इसी तरह से जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है तो ये 1 साल से लेकर या 3 साल पर मुश्तमिल एक प्लानिंग हो गई, तो ये हमारे साथ क्या होगी, ऑपरेशनल प्लानिंग हो गई। इसी तरह से डिग्री ऑफ डिटेल्स को अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम जनरल नॉन स्पेसिफिक सारी चीज़ें करते हैं, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग में हम
फाइन डिटेल्स ऑफ डे टू डे वर्क, रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनकी डिटेल्स को हम देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्कोप के हवाले से अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखें तो ये एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे इस पर अमल करने वाले, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग जो है ये कंस्ट्रक्टेड होती है, मतलब हर जगह पर ये यूज़ होती है डेली बेसिस पर। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है तो इसमें जो मैनेजमेंट लेवल होता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है इसको क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग को मिडिल या लोअर लेवल मैनेजर जो है इसको क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें जो स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं तो वो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, जबकि ऑपरेशनल प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोअर लेवल मैनेजर होते हैं, जो कि अपने अंडर काम करने वाले स्टाफ पर क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा जी, बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान एलिमेंट। अच्छा जी, जब भी हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो इसके लिए हमारे साथ कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन कंपोनेंट्स के बगैर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास आता है एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है इंटरनल इनपुट गैदरिंग, फिर विजन स्टेटमेंट सेटिंग हो गई, फिर क्रिएटिंग ऑब्जेक्टिव एंड यूजिंग अ स्ट्रेटजी में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर हो गई, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हो गए, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गए, और मैनेजिंग स्ट्रेटजी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 8 एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बिल्ड करते हैं, तैयार करते हैं। तो अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे और इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग की। एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग मतलब जनरली अगर मैं इसके हवाले से आपको बताऊं तो एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग से मुराद ये है कि ये असल में वो प्रोसेस होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, वो पहला स्टेप होता है जिसमें हम अपने प्लानिंग के लिए हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दरकार होती है, जितनी भी डेटा हमें दरकार होता है, वो डेटा जो है हम अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग कहते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज टू गैदर द इंफॉर्मेशन नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाइज द इश्यूज, चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स दैट विल बी शेप्ड एंड इफेक्ट अ डिपार्टमेंट, ऑफिस, मिशन और प्रोग्राम स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग असल में हमारे साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पहला स्टेप होता है, जिसमें हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से डेटा गैदर करते हैं। इस डेटा को गैदर करने का मकसद यही होता है कि हम जो स्ट्रेटजीज फॉलो करने वाले हैं तो इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के दौरान हमें कौन से मसले जो है दरपेश आ सकते हैं, कौन से चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ सकता है, कौन से इश्यूज जो है उसको हम फेस कर सकते हैं। तो इन इश्यूज चैलेंजेस को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, डेटा। इसके साथ साथ द रिजल्ट ऑफ इनपुट गैदरिंग इज कॉमनली थॉट ऑफ एज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो इस अमल को जब हम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। मतलब अपने इर्द गिर्द माहौल को हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज, चैलेंजेस वगैरह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसी के मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरा एलिमेंट आता है उसको हम इंटरनल इनपुट गैदरिंग कहते हैं। इंटरनल इनपुट गैदरिंग से मुराद ये है कि आफ्टर लुकिंग आउटवर्ड द नेक्स्ट स्टेप इज टू लुक इनवर्ड टू अंडरस्टैंड द इश्यूज फेसिंग an entity that may affect the strategy. Consider the following: capacity to deliver the intended services, core competence, staffing, assist, financial resources. The most common and easy to use internal analysis method is the SWOT analysis. SWOT stand for SWOT stand for S stand for strength, W stand for weakness, O stand for opportunities and T stand for होना चाहिए, ठीक है।
इंटरनल इंपॉर्ट गैदरिंग है, ये हमारे साथ वो दूसरा स्टेप होता है जो कि एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग के बाद हम करते हैं। इसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम होते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके हवाले से हम डाटा गैदर करते हैं जो कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें हम अपने जो सर्विसेज होते हैं जो कि हम देने वाले होते हैं तो उसकी कैपेसिटी को हम देखते हैं कि किस हद तक जो है हम सर्विसेज को जो है डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी कंपिटेंसी क्या है, ठीक है, हमें किस हद तक जो है काबिलियत मौजूद है या हमें किस हद तक जो है ताकत मौजूद है सर्विसेज को प्रोवाइड करने की या काम करने की। इसी तरह से हमारी जो स्टाफिंग है वो कैसी है, ठीक है, आया वो रोल अपना प्ले कर सकते हैं, स्किल्स उनके पास है, नॉलेज उनके पास है। इसके साथ साथ एसेट्स, हम अपने जो असासे होते हैं उसको देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद है या नहीं। और इसके साथ हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो बजट है, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा गैदर कर लेते हैं, जिसकी बाद हमें पता चल जाता है कि आया हम इन तो जैसे कि आप सबको पता है डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक प्लान एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है जिसके बगैर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें हमने एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग और इंटरनल इनपुट गैदरिंग के हवाले से बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, अजान हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग से मुराद ये है कि जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से पहले हम उस चीज़ के हवाले से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, जिसमें हम उस चीज़ के हवाले से क्या करते हैं, देखते हैं कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं या जो हमारे गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हो सकती हैं, ठीक है, या कौन सी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में अपने आप को आगाह करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो इसको एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग कहते हैं। फिर इंटरनल इनपुट गैदरिंग के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेसेस हमने करने होते हैं तो उन प्रोसेसेस के लिए हमें जितनी भी चीज़ें दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, एक डेटा जो है गैदर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनल इनपुट गैदरिंग कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ स्वॉट एनालिसिस आता है। स्वॉट एनालिसिस में मैंने आपको कहा था कि इसका जो स्टेन है, शॉर्टकट है, इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि एस स्टैंड फॉर वुड, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट, ठीक है। सो स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस में हम अपने जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन हमने गैदर की होती है तो उसमें हमारे साथ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें करनी होती है या हमें करनी चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा मिलना होता है या फ़ायदा हमें ज़्यादा पहुंचता है, तो उसको हम अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। और वो चीज़ें जो कि हमें इम्प्रूव करनी होती हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत खामियां होती है, कमियां होती है और उसको इम्प्रूव करना होती है, तो उसको हम वीकनेस में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप देखें तो जो हम चाहते हैं, ठीक है, व्हाट डू वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ टू हेल्प आवर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने के लिए हम जो चाहते हैं, ठीक है, कि हम किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हम भी फ़ायदा उठाएं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा मिले, ठीक है, तो उसको हम अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। और थ्रेट से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ख़तरा हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो,
उसका लॉस होने का ख़तरा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थ्रेड में कंसीडर करते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस जो है ये हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके ज़रिए हम कोई भी काम जो है वो सोच समझ के कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो तीसरा एलिमेंट आता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, उसको हम विजन स्टेटमेंट सेटिंग कहते हैं। विजन स्टेटमेंट सेटिंग से क्या मुराद है? Once the external and internal inputs are analyzed, management sets the overall direction and goals for the officer or team, office or team. Vision statement plays the role of a strategic north star, providing focus and long term alignment, ठीक है। सो विजन स्टेटमेंट क्या होती है? विजन स्टेटमेंट जो है असल में हमारे साथ ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा बयान होता है जो कि नॉर्थ स्टार की तरह जो है हमारी रहनुमाई करती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पुराने ज़माने में लोग जब सफ़र करने के लिए निकलते थे, तो रात के टाइम जो है किसी किस्म की लाइटिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो है वो चांद की रोशनी में जो है सितारों की जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसको पकड़कर उसके डायरेक्शन के बेस पर क्या करते थे, अपनी सफ़र की तरफ या अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवा दवा हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमारे साथ जो विजन स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि नॉर्थ स्टार, मतलब वो स्टार जो कि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रही होती है कि हमने इस दिशा में जाना है, ठीक है। तो विजन स्टेटमेंट इस तरह का रोल प्ले करती हैं कि वो एक नॉर्थ स्टार की तरह होता है, ठीक है, जो कि हमें हमेशा जो है अपने गोल्स पर फोकस जो है वो हमें अपने गोल्स पर फोकस करते हुए रखती है, और इसके साथ साथ एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है हमें क्या करती हैं, गाइडेंस देती हैं। तो ये जो है हमारे साथ विजन स्टेटमेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने जो डायरेक्शन होते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम अपने टीम, अपने ऑफिस के लिए क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है या इस गोल्स को जो है हमने अचीव करना है। तो सक्सेसफुल विजन स्टेटमेंट हैव थ्री इंग्रेडिएंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो विजन स्टेटमेंट है वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, तो इसके लिए तीन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होगा। पहली चीज़ टाइम हॉरिज़ॉन, मतलब ये है कि आपने टाइम को मैनेज करना होगा, टाइम की जो पाबंदी है वो आपने लाजमी करनी होगी। दूसरी बात ये है कि आपने मेजरेबिलिटी को देखना होगा, मतलब कोई भी काम आपने प्लान किया है तो वो इस काबिल हो कि उसको करना जो है वो मुमकिन हो। ऐसा ना हो कि आपने ऐसी गोल सेट किए हो जिसको पूरा करना जो है नामुमकिन सा लगता हो। तो मेजरेबिलिटी को आपने कंसीडर करना है, और यूनिक अप्रोच, ऐसे तरीके, ऐसे अप्रोचेस, ऐसे मेथड जो है आपने क्या करने हैं, यूज़ करने हैं, जो कि यूनिक हो, नए हो, ठीक है, इन्वेंट किए हो आपने, और उसके ज़रिए आप आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये तीन चीज़ें जो है आपकी जो विजन है उसको क्या करती हैं, विजन स्टेटमेंट को इफेक्टिव बनाती हैं, और इसके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें टाइम हॉरिजॉन, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर बाय विच द एंटिटी विल अचीव द स्ट्रेटजी एंड द विजन, टाइपिकली टाइम जोन रेंज फ्रॉम 3 to 5 years, ठीक है। टाइम हॉरिजॉन से मुराद ये है कि आपने अपने लिए जो गोल सेट किए हैं, तो उसको आपने जो है एक ख़ास टाइम पीरियड भी रखा होगा कि ये गोल जो है मैंने इतने टाइम्स के अंदर अंदर जो है ये मैंने क्या करने हैं, हासिल करने हैं। तो यूजुअली हमारे साथ जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जो आम तौर पर हम जो टाइम पीरियड रखते हैं, तो वो 3 से लेकर 5 साल तक का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से मेजरेबिलिटी है, तो मेजरेबिलिटी से मुराद ये है कि अ सिंगल और स्मॉल सेट ऑफ मेजरेबल गोल्स दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली असेस्ड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। आइडियली डेटा वुड बी कलेक्टेड over the terms of the strategy to understand progress toward achieve measurability से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो गोल्स है वो ऐसे गोल्स होने चाहिए जिसको अचीव करना जो है वो मुमकिन हो, उसको करने से पहले, उस पर अमल करने से पहले ही सबको पता हो कि हाँ ये काम
हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना होता है, डेटा गैदर करना होता है और उस डेटा को अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक देखना होता है, जिसके ज़रिए फिर हम टाइम टू टाइम देखते हैं कि आया हम अपनी अचीवमेंट की तरफ जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेजरेबिलिटी कहते हैं। इसी तरह से यूनिक अप्रोच, तो यूनिक अप्रोच से मुराद ये है कि अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ हाउ द एंटिटी विल इफेक्टिवली delivers its services, meet the needs of the clients and achieve the vision। यूनिक अप्रोच से मुराद ये है कि ये हमारे साथ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिसके ज़रिए हम ये बताते हैं कि किस तरह से हम अपने जो टास्क है उसको सर अंजाम देते हुए अपनी जो ज़रूरियात है या अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है हमारी जो विजन स्टेटमेंट है उसको क्या करती हैं, इफ़ेक्टिव बनाती हैं। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो चौथा एलिमेंट है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, उसको हम क्रिएटिंग ऑब्जेक्टिव एंड यूजिंग स्ट्रेटेजी मैप कहते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ अ प्रोग्राम और सर्विस। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड विद इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। ठीक है, फिर हमारे साथ जो फोर्थ नंबर पर एलिमेंट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, वो अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होता है। ठीक है, कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं तो किस मकसद के लिए कर रहे हैं, हमारा ये प्लानिंग करने का मकसद क्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेज में करते हैं। और जब भी हम गोल्स को सेट करते हैं या अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट करते हैं, तो उसको सेट करते हुए हमने क्या करना होता है, देखना होता है कि आया हम ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर गोल सेट कर रहे हैं या क्लाइंट को कंसीडर करते हुए गोल सेट कर रहे हैं या सर्विसेज को मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए गोल्स जो हैं हमने सेट किए, या इंटरनल प्रोसेसेस हो गई, पीपल एंड नॉलेज हो गई, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना होगा, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। इसी तरह से हमारे साथ जो पांचवें नंबर पर एलिमेंट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर कहते हैं। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर प्ले अ वाइटल रोल विद इन अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन डिटरमाइनिंग हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव। दे also help to focus management discussion on the right issues related to the achievement. For each objective, a set of 2 to 4 measures should be developed that provide a view toward how well the objective is being achieved। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर असल में हमारे साथ ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने जो की होती है तो उसको देखते हैं कि हम कितनी जो है अपनी प्लानिंग के मुताबिक जो है काम कर रहे हैं और कितनी हद तक जो है हम अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है या जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर होती हैं, तो ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। इसके ज़रिए जो है हमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि किस हद तक जो है हम अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर में हम 2 से लेकर 4 मेजर, मतलब 2 से लेकर 4 अल्टरनेटिव जो है अपने पास रखते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी जो प्लानिंग है उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक जो है हम अपने गोल्स में कामयाब हो चुके हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि परफॉर्मेंस मेजर से मुराद ये है कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे हमें किस हद तक जो है फ़ायदा पहुंच चुका है, तो उस परफॉर्मेंस की जो रिजल्ट्स है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर कहते हैं। क्लियर है? यस सर। इसके बाद हमारे साथ जो 6 नंबर पर एलिमेंट आता है तो उसको हम स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स कहते हैं।
So strategic initiatives are the activities that contribute to delivering a strategy. It is important to distinguish the objective from the initiative of project. ठीक है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव असल में हमारे साथ वो इकदामात होते हैं जो कि हमने जो स्ट्रेटजीज बनाए होते हैं, जो प्लानिंग हमने की होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर शुरुआत जो हम करते हैं उसकी हम बाकायदा से आगाज़ जब हम करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स कहते हैं। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव और ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारे साथ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव से मुराद हमारे जो गोल्स होते हैं, और इनिशिएटिव से मुराद ये है कि उस गोल्स के लिए हम जो पहला कदम उठाते हैं, ठीक है, जो पहली शुरुआत हम करते हैं, तो इसको हम इनिशिएटिव कहते हैं। सो द इनिशिएटिव मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस क्लियर एंड मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स to which they are aligned. The performance measure as described above indicates successful of the initiative by displaying impact and achievement for the objective. So initiative जब हम लेते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमारी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि इससे जो है हमें वाज़े तौर पर जो है पता चलता रहे कि हाँ हमने जो शुरुआत की है तो इसका असर जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर पड़ रहा है और हम अपने गोल्स के करीब जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, ये बाकी स्टूडेंट जो है मुझे रिस्पांस नहीं देते, ये क्यों, सोए हुए हैं क्या? नहीं सर, सुन रहे हैं। अच्छा जी, सही है, सही है, सही है। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिस्क, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिस्क ये हमारे साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वो एलिमेंट है या वो कंपोनेंट है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम जितने भी रिस्क होते हैं, ठीक है, जो अपने गोल्स को अचीव करने के दौरान हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो उन रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन खतरात, उन थ्रेट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं, ताकि जब हम प्लानिंग पर अमल करना शुरू करें और इस तरह के मसाइल हमें दरपेश आ जाए तो उसको हल करने के लिए पहले से हमारे साथ सोल्यूशन जो है वो मौजूद हो। सो मैनेजिंग रिस्क इज़ अ की पार्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दिस फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर enterprise risk planning is one of the key tool of senior leadership. Risk management can be defined as the identification and mitigation of risk which would hamper the execution of a strategy. Strategic risks are possible or known risk from the external environment. ये जो रिस्क है ये आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपका इर्द गिर्द जो माहौल है वहाँ से भी ये ख़तरे आ सकते हैं। इसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी किसी ना किसी किस्म के मसले जो है वो पैदा हो सकते हैं। इसके साथ साथ रिस्क अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रेटजी, जितने भी ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये हमारी जो प्लानिंग होती है उसको क्या करती है, मुतासर करती हैं। सो रिस्क अफेक्टिंग स्ट्रेटजी इनिशिएटिव, तो ऐसे रिस्क ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि हमारे क्या करते हैं, हमारे जो स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव हैं, हमने जो शुरुआत की होती है तो उसको भी बुरी तरह से मुतासर कर सकती है। तो आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिस्क का बुनियादी मतलब ही यही है कि ये वो अमल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, लाहे अमल इख्तियार करते हैं। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, हाउ टू डेवलप अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच हमने किस तरह से, या रिस्क को मैनेज करने के लिए किस तरह से हम क्या क्या तरीके जो है अपना सकते हैं, तो इसमें हमारे साथ चार बुनियादी चीज़ें हैं। पहले नंबर पर आइडेंटिफिकेशन, मतलब यह है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, जो मसाइल है, जो रिस्क फैक्टर है जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें ख़तरा होता है, तो उस रिस्क फैक्टर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो तब तक आप उन मसाइल को हल नहीं कर सकते।
सकते। फिर आपने दूसरा काम क्या करना होता है, प्रायोरिटाइजेशन का करना होता है। मतलब ऐसे रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हमें जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचने का खतरा हो, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा लॉस होने का खतरा हो, तो उसको हम सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे रिस्क फैक्टर जिससे हमें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इतना ज़्यादा खतरा ना हो, ठीक है, ठीक है, तो उसको हमने बाद में रखना है, उसको हमने बाद में सॉल्व करना होगा। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, प्रियोरिटाइजेशन कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हमारे साथ आता है मेडिटेशन। मेडिकेशन किसे कहते हैं, मेडिकेशन से मुराद ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क हमने की होती है, तो उन रिस्क को ख़त्म करने के लिए हम जो तदाबीर अपनाते हैं या हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इसको कहते हैं मिटिगेशन। और लास्ट में हमारे साथ जो आता है उसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं। मॉनिटरिंग में फिर हम दोबारा से क्या करते हैं, देखते हैं कि जो रिस्क फैक्टर पहले थे तो आया अब वो ख़त्म हो चुके हैं या नहीं अभी भी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुसलसल मॉनिटरिंग करते हैं, मुसलसल चीज़ों को अंडर कंट्रोल में रखते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो ये वो 4 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को जो है हम कम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको फिर आप लोग खुद देख लीजिए। अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, तो ये था आपका यूनिट नंबर 2 जो कि आज ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है इसकी समझ आ गई हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।